हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इग्नाइट क्लासेस। मैं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर उज़मा शमीम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नीट पीवाईक्यू सेशन। देखो बच्चे, इस सेशन में हम लोग हर नीट के पीवाईक्यू क्वेश्चंस देखेंगे चैप्टर वाइज। तो हमारे साथ बने रहो और हमारे साथ क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, पढ़ो और क्वेश्चन बनाओ। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि पहला जो हमारे पास चैप्टर आ रहा है दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से अभी हम लोग देखने वाले 2025 में आए हुए क्वेश्चंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के सेशन। तो पहला क्वेश्चन जो आया है, ये क्वेश्चन आपको एक मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन में आपको मैच करना है और इसके आंसर्स आपको दिए हुए हैं, उसको सही करेक्ट करना है। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहला आपको लिस्ट 1 दिया है और लिस्ट 2 दिया है। लिस्ट 1 में आपको देखने को मिल रहा है हेड, मिडिल पीस, एक्रोसोम और टेल। इसका मतलब है ये स्पर्म से क्वेश्चन है ना। अब आप यहाँ पे देखो कि इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी। अगर हम याद करेंगे कि स्पर्म का जो हेड होता है इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम। हेड में न्यूक्लियस और एक्रोसोम होता है। न्यूक्लियस का मतलब जेनेटिक मटेरियल है, इसका मतलब हेड में क्या होना चाहिए, जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर इसके सामने ही लिख लेंगे अपने ऑप्शंस। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं अपने ऑप्शंस, दिस इज ए। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पर मिडिल पीस। मिडिल पीस क्या होता है? मिडिल पीस वो बीच वाला पार्ट होता है जिसमें कि बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द स्पर्म। अब वो स्पर्म को एनर्जी देता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एनर्जी देता है। तो मिडिल पीस में क्या होगा? एनर्जी वाला हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग एक्रोसोम्स। एक्रोसोम क्या है? वो हेड पार्ट में होते हैं और उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जिसके वजह से वो पेनिट्रेट कर पाता है ओवम को। तो यहाँ पर एंजाइम्स जो है वो आ जाएंगे एक्रोसोम में, ऑप्शन सी। एंड लास्ट हमारे पास एक ही बचा है दैट इज स्पर्म मोटिलिटी एंड ये प्रोवाइड करता है टेल, तो ऑप्शन डी। तो आप यहाँ पर देखो ए में 4 है, बी में 3 है। आप ऑप्शन देखो A4 दो मिला, ये दोनों तो पहले रिजेक्ट हो गए। B3 दोनों है। इसके बाद C1 एंड C2, तो ऑब्वियसली बात है C1 है एंड D2 है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। काफी आसान है, बस डायग्राम को याद रखना है, डायग्राम के साथ चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अभी हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। देखो बच्चे, ये स्टेटमेंट्स जो है ऑर्गेनोजेनेसिस से है कि ऑर्गन्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं, कब फॉर्म हो रहे हैं, किस किस ट्राइमेस्टर में, किस किस मंथ में कौन कौन सा ऑर्गन्स बन रहा है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है पहला स्टेटमेंट दैट इज in human pregnancy the major organ system are formed at the end of 12th week। ये सही है because at the first trimester का मतलब पहले 3 महीने, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सारे ऑर्गन्स ऑलमोस्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही है कि मेजर ऑर्गन सिस्टम्स जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बन चुके हैं। अब इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट, द ह्यूमन प्रेगनेंसी द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ 88 वीक। ये गलत है क्योंकि मैंने अभी बताया फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सारे बन जाते हैं मेजर ऑर्गन्स, लेकिन 8 वीक तक पूरे नहीं बनते हैं। तो इसका मतलब है फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाला मतलब 12th वीक वाला सही है, दूसरा पॉइंट गलत है। नेक्स्ट आते हैं इन ह्यूमन प्रेगनेंसी हार्ट इज फॉर्म्ड आफ्टर 1 मंथ ऑफ जेस्टेशन। हार्ट जो है 1 महीने के बाद बनता है, आफ्टर जेस्टेशन मतलब प्रेगनेंसी के 1 मंथ के बाद बनता है। ये भी बहुत सही पॉइंट है, बिल्कुल सही है। आप देखो नेक्स्ट, in human pregnancy limbs and digits help developed by the end of second month में limbs और digit कब बनते हैं? end of the second month। ये भी पॉइंट सही है, end of the second month में limbs and digits फॉर्म हो चुके होते हैं। अब इसके बाद आता है हमारे पास द ह्यूमन प्रेगनेंसी। In human pregnancy, the appearance of hair is usually observed in the 5th month। हाँ, 5th month के बाद हेयर बन जाता है और हेड का मूवमेंट भी शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब है कि लास्ट पॉइंट इज ऑल्सो करेक्ट। अब आप देखो कौन कौन सा हमारे पास करेक्ट आया है, A, C, D and E। वेयर इज द ऑप्शन A, C, D and E? ये देखो 4th नंबर ऑप्शन हमारे पास सही है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको ये?
ये ऑर्गेनोजेनेसिस को याद करना पड़ेगा कि कब कौन कौन से ऑर्गन्स बनते हैं, उसके लिए आपको मेरे वीडियोस देखने पड़ेंगे, तो आप लोग वीडियोस जरूर देखना। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग। यहाँ पर इस जो भी दिया हुआ है इसको आप कंसिडर करो और इसमें से आप करेक्ट आंसर को चूज करोगे, या करेक्ट ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट जो आंसर है उसमें से चूज करेंगे। अब यहाँ पर ये 4 स्टेटमेंट है, इन चारों स्टेटमेंट में कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये हम लोगों को देखना है। क्या चारों करेक्ट है या कौन से करेक्ट है? तो ऑप्शन तो आपको सिर्फ दो दो दिए हैं, तो पहले हम लोग देख लेते हैं ए, द रिडक्टिव division of human female gametogenesis starts earlier than that of male gametogenesis। कह रहा है आपसे कि फीमेल में जो गैमेटोजेनेसिस है, मतलब आप कह सकते हो oogenesis है, ये पहले स्टार्ट होता है, एंड मेल में जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये बाद में स्टार्ट होता है। बिल्कुल सही बात है कि नहीं? ऑब्वियसली बात है, हम लोग जानते हैं oogenesis का जो रिडक्टिव डिवीजन है, मतलब रिडक्टिव डिवीजन का मतलब यहाँ पर आता है मियोसिस 1। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? मियोसिस 1। आप oogenesis में अगर याद करोगे, चलो मैं दिखाई देती हूँ याद करने से पहले कि oogenesis में होता क्या है। तो ये आपका जर्म सेल था, जर्म सेल ने डिवाइड किया फीमेल के बॉडी में और बनाया oogonia। oogonia ने ग्रोथ किया, बनाया प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte ने फिर डिवीजन किया, दैट इज मियोसिस 1, और बनाया एक बड़ा सेकेंडरी oocyte और एक छोटा फर्स्ट पोलर बॉडी, और बनाया सेकेंडरी oocyte, है ना। फिर ये सेकेंडरी oocyte ने मियोसिस 2 कंप्लीट किया और इसने बनाया ओवम, एक बड़ा ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी। ये कंडीशन है। अब आपको यहाँ पर याद करना होगा कि कौन कौन कब कब बनता है। थोड़ा सा मैं प्लॉइडी के बारे में देख लेती हूँ। oogonia has 2n condition, primary oocyte also has 2n condition। इसमें हुआ क्या? meiosis 1 हुआ है, यहाँ पर meiosis 2 हुआ है, ये n कंडीशन हो चुका है, एंड ओवम इज ऑल्सो n कंडीशन। क्लियर यहाँ तक? अभी आप यहाँ पर क्या देखने वाले हो कि यहाँ पर कब कब क्या क्या काम हो रहा है। तो अगर हम लोग फीमेल की बात करते हैं तो प्राइमरी oocytes जो है ये बन चुके हैं कब? एम्ब्रियोनिक फेज में, है ना, एम्ब्रियोनिक फेज में बन चुके हैं। मियोसिस 1 जो है वो स्टार्ट हो चुका है, वो प्रोफेज 1 के डिप्लोटिन स्टेज में खड़ा है, अरेस्टेड है। तो यहां पर आप देख सकते हो बर्थ के टाइम पर ये कहां अरेस्ट होता है? बर्थ के टाइम पर ये अरेस्ट होता है, अरेस्टेड एट प्रोफेज 1 डिप्लोटिन स्टेज। डिप्लोटिन स्टेज में प्रोफेज 1 में ये स्टार्ट हो, मतलब रिडक्शन डिवीजन स्टार्ट कब हो गया है? बर्थ के पास, मतलब एम्ब्रियोनिक फेज में, बर्थ के साथ यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, बर्थ से पहले, यहाँ पे मैं बर्थ को थोड़ा नीचे कर देती हूँ, बर्थ से पहले ही ये हो चुका है, उसके बाद बर्थ हुआ, एंड देन फिर आई प्यूबर्टी, और फिर ये डिवीजन कंप्लीट हुआ। इसका मतलब है रिडक्शनल डिवीजन जो है वो फीमेल्स में एट एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हो चुका होता है। ठीक है, एम्ब्रियोनिक फेज में, मतलब वो जो फीमेल खुद ही अपनी मदर के अंदर एम्ब्रियो है, उसी टाइम से रिडक्शनल डिवीजन स्टार्ट हो गया है, बट ये अरेस्ट हो चुका है, रुक चुका है। ठीक है, और आपसे स्टेटमेंट में यहाँ पे यही कह रहा है, रिडक्शन डिवीजन फॉर ह्यूमन फीमेल गैमेटोजेनेसिस जो है स्टार्ट अर्लियर, पहले ही स्टार्ट हो जाता है देन द मेल, बिकॉज मेल में क्या होता है, मेल का भी, अगर हम लोग मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस देखते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम जर्म सेल्स बनते हैं,
जर्म सेल्स होते हैं, जर्म सेल्स फॉर्म स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। अब फिर स्पर्मेटोगोनिया हम लोग ए और बी भी बताते हैं, है ना, ए जो स्टोर हो रहा है, बी जो रह रहा है। देन स्पर्मेटोगोनिया के बाद क्या होता है, यहाँ पर ग्रोथ होता है एंड वी फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स करता क्या है, ये करता है मियोसिस और बनाता है दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, इसमें दो बनते हैं, ठीक है। एंड देन दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फिर से मियोसिस 2 कंप्लीट करते हैं और बन जाता है स्पर्मेटिड्स, ये बन जाते हैं हमारे पास स्पर्मेटिड्स। एंड देन स्पर्मेटिड्स जाते हैं स्पर्मिएशन में, सॉरी स्पर्मियोजेनेसिस में, और बन जाते हैं स्पर्म के स्ट्रक्चर्स। यही आपको पढ़ाया है मैंने। तो आप देखो ये जो स्पर्म्स बन रहे हैं, ये जो स्पर्म्स बन रहे हैं या स्पर्मेटोजोआ बन रहा है, ये कब हो रहा है, ये हो रहा है सबका सब, ये सब के सब जो है मियोसिस 1 जो है, यहाँ पर मियोसिस 1 जो है ये कब स्टार्ट हो रहा है, एट प्यूबर्टी में। मियोसिस 2 भी उसी टाइम हो रहा है। इसका मतलब है एम्ब्रियोनिक फेज में कुछ नहीं होता, इनके एम्ब्रियोनिक फेज में कुछ नहीं होता है, ऐसे ये स्टार्ट होता है प्यूबर्टी में। तो ये फर्स्ट पॉइंट जो आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज करेक्ट और नॉट, इज इट करेक्ट? यस, ये करेक्ट है, सही बात है। तो यहाँ पर इसको हम लोग यहाँ पर टिक कर लेंगे भाई, ए जो है ए वाज करेक्ट। यहाँ पे मैं साइड में इसको टिक कर लेती हूँ कि ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट, द गैप बिटवीन फर्स्ट meiotic division and the second meiotic division is much shorter for males compared to females। बिल्कुल सही बात है, अभी जस्ट हमने देखा फर्स्ट meiotic डिवीजन और सेकेंड meiotic डिवीजन दोनों के दोनों कब हो रहे हैं, प्यूबर्टी में हो रहे हैं, ठीक है। और ये होने के बाद ये हो जाता है, दैट्स इट। लेकिन अगर फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में ऐसा नहीं होता है। फीमेल में आप अभी जस्ट मैंने आपको लिख के दिखाया कि फीमेल में फर्स्ट मियोसिस जो है या फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो है वो स्टार्ट हो चुका है कब, ये स्टार्ट हो चुका है अर्ली एम्ब्रियोनिक फेज में, और सेकेंड मियोटिक डिवीजन प्यूबर्टी में होगा। ये भी फर्स्ट जो है कंप्लीट प्यूबर्टी में, लेकिन स्टार्ट तो हो चुका पहले, और ये ज्यादा टाइम लेगा एज कंपेयर टू मेल, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है फॉलिक्यूलोजेनेसिस, यहाँ पर होता है फॉलिक्यूलोजेनेसिस। तो फॉलिक्यूलोजेनेसिस होने के वजह से ऑब्वियस सी बात है ज्यादा टाइम लगेगा, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल एंड देन ग्राफियन फॉलिकल बनने में। इसी वजह से ये पॉइंट भी हमारे लिए सही हो जाएगी कि बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन और सेकेंड मियोटिक डिवीजन के बीच में ज्यादा टाइम पीरियड होता है फीमेल्स में एज कंपेयर टू मेल्स, मतलब मेल्स के शॉर्टर होते हैं और फीमेल्स के लॉन्गर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी oocyte। क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो फर्स्ट पोलर बॉडी है वो प्राइमरी oocyte से एसोसिएटेड, मतलब प्राइमरी oocyte के साथ बनी है। इज इट करेक्ट? नहीं ना, क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया है कि प्राइमरी oocyte डिवाइड करता है तब फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है, मतलब इट इज एसोसिएटेड विद द फर्स्ट मियोसिस और इट इज एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte के साथ होगा, या फिर आप कह सकते हो फर्स्ट मियोसिस का रिजल्ट होगा। प्राइमरी oocyte से एसोसिएटेड नहीं है, उससे बन रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है दिस इज नॉट करेक्ट, तो यहाँ पर ये वाला तो गलत हो गया हमारे लिए। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH सर्ज लेड्स टू disintegration of endometrium and onset of menstrual bleeding। कह रहा है LH के सर्ज होने के वजह से एंडोमेट्रियम टूटने लगता है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम हो जाता है एंड ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है। गलत है कि नहीं? LH सर्ज से क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन होने के वजह से क्या होता है, ओवम या सेकेंडरी oocyte बाहर आता है। तो ये तो गलत पॉइंट है कि एंडोमेट्रियम से यहाँ पर कुछ भी टूटना फूटना नहीं होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग LH के सर्ज होने से नहीं होता है। दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। तो यहाँ पर आप देखो कौन कौन सा, ये ए और बी सही है, आप देख लो ए और बी, ये फर्स्ट इज ए एंड बी,
क्लियर? तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसके बाद, एक नया क्वेश्चन ये आया, द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड। पहला मेंस्ट्रुएशन को हम लोग क्या कहते हैं? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड एज मेनार्क एंड द लास्ट और स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड एज मेनोपॉज। मेनार्क स्टार्ट होता है कब? याद रखेंगे हम लोग, मेनार्क स्टार्ट होता है एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है। ये फीमेल्स में हो जाता है अराउंड 10 to 12 इयर्स में। Whereas मेनोपॉज जो है, मेनोपॉज इज द लास्ट और स्टॉपेज है, ये स्टॉपेज या पॉज जा रहा है, स्टॉप हो रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ये होता है अराउंड 45-50 इयर्स ऑफ फीमेल में। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको थोड़ा ध्यान देना है, याद रखना है कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कब हो रहा है और सेकेंड कब हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What are the potential drawbacks in adoption of the IVF? ये बच्चे आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्वेश्चन है। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से नहीं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से है, लेकिन क्योंकि रिलेटेड टॉपिक्स है तो हम लोग साथ में पढ़ ले रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि what are the potential drawbacks in adoption of IVF मेथड। IVF मेथड को यूज करने से क्या क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं? IVF क्या होता है? IVF मेथड जो है ये आपका IVF ये होता है आपका, IVF क्या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। दिस इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है ये क्या मेथड है? ये ऐसा मेथड है जिसमें कि बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, और ये मेथड्स और ये टेक्निक्स यूज करके हम लोग उन कपल्स को भी बेबीज प्रोवाइड कर सकते हैं जिनके बेबीज नेचुरली नहीं हो पा रहे हैं, जो नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, जिनके बॉडी में ओवम और स्पर्म तो सही बन रहे हैं लेकिन वो प्रेगनेंसी में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे। तो ये सारे अगर रीजंस है तो इससे IVF कराया जा सकता है। तो IVF टेक्नोलॉजी जो है इससे क्या क्या ड्रॉबैक्स होते हैं ये आपको बताना है बेसिकली। तो पहला आपसे पूछ रहा है, बता रहा है क्या हाई फर्टिलिटी रिस्क टू मदर। फेटिलिटी रिस्क नहीं होता है, मदर को कोई फेटिलिटी रिस्क इसमें नहीं होता है, तो ये गलत है। फेटिलिटी का मतलब मदर के जान में मदर का डेथ का कोई रीजन ये सब नहीं हो सकता है, तो गलत है। दूसरा, एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड रिएजेंट्स, बिल्कुल सही बात है, बहुत ही एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स और रिएजेंट्स यूज किए जाते हैं, तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव टेक्निक है फॉर अ चाइल्ड, तो ये सही है। नेक्स्ट, हस्बैंड वाइफ नेसेसरी फॉर बीइंग डोनर, ऐसा जरूरी नहीं है। हस्बैंड और वाइफ दोनों को डोनर होना चाहिए ये जरूरी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर फीमेल के बॉडी में ओवम नहीं बन पा रहा है सही, तो कहीं और से डोनर ओवम ले लेंगे हम लोग। अगर मेल में स्पर्म का काउंट कम है या अच्छा नहीं है स्पर्म क्वालिटी, तो कहीं और से डोनर स्पर्म्स ले लेंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी गलत है आपके लिए। नेक्स्ट, लेस एडॉप्शन ऑफ ऑर्फन्स। हाँ, ये हो सकता है जब अगर सब कोई IVF टेक्निक यूज करने लग जाएगा, सब अपने ही बेबीज बनाने लग जाएंगे, तो ऑर्फन्स को उनके अडॉप्शंस में थोड़ा सा कमी तो हो जाएगा, तो ये सही है। ठीक है, ये हो सकता है। नॉट अवेलेबल इन इंडिया, गलत है भाई, क्यों नहीं अवेलेबल? इंडिया में अवेलेबल है ना। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी दैट द अर्ली एम्ब्रियो डज नॉट सर्वाइव। हाँ, हो सकता है जो अर्ली एम्ब्रियो बना वो अगर बॉडी में चला गया तो हो सकता है वो सर्वाइव नहीं कर पाए उस इन्वायरमेंट में, हो सकता है वो बाहर सर्वाइव नहीं कर पाए, तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर टिक कराया है 3 रीजंस, B, D एंड F। B, D एंड F ओनली, तो ऑप्शन ए सही है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये हो गया आपका। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम लोग आते हैं, IVF हो गया। या ट्विंस आर बोर्न टू अ फैमिली दैट लिव्स नेक्स्ट डोर टू यू। यहाँ पे क्या रहा है कि ट्विंस जो है वो आपके फैमिली नेक्स्ट डोर टू, आपके नेक्स्ट फैमिली जो या नेबर है उसके पास हुए हैं। द ट्विंस आर बॉय एंड गर्ल, और ये ट्विंस कैसे है? बॉय और गर्ल है।
जब बॉय और गर्ल ट्विंस होते हैं ना तो ये सेम नहीं दिखते हैं। क्यों सेम नहीं दिखते हैं? बिकॉज दे फॉर्म फ्रॉम डिफरेंट जाइगोट्स, दो अलग अलग जाइगोट से होते हैं। क्योंकि आपको पता है अगर एक ही जाइगोट होता है, क्योंकि जाइगोट के टाइम पर ही, फर्टिलाइजेशन के टाइम पर ही डिसाइड हो जाता है कि वो मेल बनने वाला है वो या फिर फीमेल बनने वाला है। तो अगर हम लोग देखें फीमेल के बॉडी में बाय चांस, फीमेल के बॉडी में बाय चांस अगर दो ओवम रिलीज हो गए हैं एट अ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक ही मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो ओवम्स अगर रिलीज हो गए हैं, इसके पास दो ओवम्स रिलीज हो गए हैं और स्पर्म आता है, तो स्पर्म तो इधर भी जाएंगे और स्पर्म्स तो इधर भी जाएंगे। तो यहाँ पर दो अलग अलग ओवम के पास दो अलग अलग स्पर्म्स जा रहे हैं, जो जिसमें मान लीजिए एक स्पर्म इज एक्स एंड एक स्पर्म इज फॉर वाई। तो इसका मतलब है जो ये वाला जाइगोट बनेगा, दिस जाइगोट has x and y, whereas this zygote has x and x. तो ये conditions हो सकते हैं which leads to male child or male fetus, and this leads to female fetus. ये क्लियर है आपको? समझ में आ रहा है? तो ये ऐसे ट्विंस को हम लोग कहते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस, या फिर इसे कहा जाता है पैटर्नल ट्विंस। ये है डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए एक ही स्पर्म गया और एक ही ओवम रिलीज हुआ और उससे दो अलग अलग बन रहे हैं, दैट आर मोनोजाइगोटिक ट्विंस, और वो हमेशा सेक्स सेम होगा और वो आइडेंटिकल ट्विंस होंगे। दीज आर नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, ये नॉन आइडेंटिकल होते हैं। तो कभी भी अगर बॉय और गर्ल साथ में हुए, दे आर नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। तो हम लोग ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है आपसे कि क्या क्या स्टेटमेंट सही है ये बताइए। पहला बोले दे आर मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ऑब्वियस बात है, अभी जस्ट मैंने बोला कि मोनोजाइगोटिक नहीं है, दे आर डाइजाइगोटिक। दे आर फ्रैटर्नल ट्विंस, हाँ डाइजाइगोटिक को ही हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैटर्नल ट्विंस कहते हैं। दे वर कंसीव्ड थ्रू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जरूरी है? जरूरी तो नहीं है। जरूरी है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करो तभी होगा? नहीं, जरूरी नहीं है भाई। फिर आते हैं दे हैव 75% आइडेंटिकल जेनेटिक कंटेंट। क्या इनके पास जेनेटिक कंटेंट जो है वो एकदम सेम होता है? नहीं, इनका जेनेटिक कंटेंट जो है वो डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा? क्योंकि इनके दोनों के अंदर अलग अलग जीन्स गए ना, अलग अलग क्रोमोसोम्स वाले स्पर्म्स गए, अलग अलग क्रोमोसोम्स वाले हमारे पास जाइगोट्स बने। तो यहाँ पर दे आर कॉल्ड एज fraternal twins. Fraternal twins are those twins which are dizygotic twins, और यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी सही है या 2 नंबर सही है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। ये वीडियो काफी आसान वीडियो है, चैप्टर पढ़कर आएंगे और हम लोग पीवाई के क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट मैं लेकर आऊंगी आपको दूसरे चैप्टर का पीवाईक्यू ऑफ 2025। तो मेरे साथ बने रहो फॉर द नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।